बात करें उस हमले की, जब वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने, छुट्टियों का मजा लेने के लिए पर्यटक पहुंचे हुए थे, बायसरन घाटी में आतंकियों ने 3 जगहों पर फायरिंग की है। 3 अलग अलग जगहों पर उन्होंने एक तरह से वो पहुंचे हैं जहां पर सैलानियों की तादाद ज्यादा थी। एक जगह 5 लोगों को इकट्ठा करके एक साथ गोली मारी गई है। ये सब जानकारियां सुनकर आपका खून खौल जाएगा, लेकिन ये जानकारियां हम सब तक पहुंच रही हैं। एक जगह मैदान में 2 लोगों को मारा गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जो बीच मैदान में आतंकी फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों को मैदान की फेंसिंग के पास ले जाकर मारा गया है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लोग थे। वो जो पूरी मिनी स्विट्जरलैंड कहलाती है बायसरन की घाटी, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें, स्पोर्ट्स की, खाने पीने के इंतजाम है, अलग अलग जगहों पर वहाँ पे बने हुए हैं। मारने से पहले आतंकियों ने लोगों से बातचीत भी की है। इसकी तमाम जो विटनेसेस हैं वो सामने आ चुके हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। फेंसिंग कूदकर भागने वाले जो लोग थे वो किसी तरह से अपनी जान को बचा पाए हैं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जो है हमारे वो भी बने हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्त साहब, यहाँ पर जो भी बातें अब तक हम बता रहे हैं, ये सब में बात ये है कि आप कार्रवाई करते हैं, आपने पहले भी कार्रवाइयाँ की है, लेकिन पाकिस्तान को जो कार्रवाई करनी चाहिए, हाफिज सईद जैसे लोग अभी भी वहाँ पर सर उठाए घूम रहे हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, आर्मी का सपोर्ट उसे मिल जाता है। यहाँ पर हमारे लिए एक चुनौती इसलिए भी हो जाती है कि भीतर घुस के मारना उतना आसान नहीं होता इन लोगों को, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट इनके पास बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और जिस तरह से आईएसआई इनको एक स्पॉन्सरशिप देती है, जिस तरह से उनका हाथ इनके ऊपर रहता है, आप देखिए जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उस समय पाकिस्तान आर्मी उनको कवरिंग फायर देती है और उनको फैसिलिटेट करती है कि वो जो लॉन्च पैड्स हैं वहां से इन्फिल्ट्रेट करें। तो इन सब चीजें देखिए, मरकज सुभान अल्लाह जो है वहाँ 600 कैडर का लश्कर का वो मरकज है जहाँ 600 कैडर की ट्रेनिंग हो रही है। क्या पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि साहब किस तरह से किन एक्टिविटीज में ये लोग लिप्त हैं? लेकिन वहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबूत आप कितने दे दीजिए, आप देखिए कारगिल को आप लें। कारगिल में जब जो देश अपने सैनिकों को एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, तो क्या आपका मानना है कि वो इन दहशतगर्दों को एक्सेप्ट करेगा? तो भारत ने 30-35 डोजियर ऑलरेडी दे चुके हैं, कई बार हमने डोजियर दिए हैं, लेकिन अब भारत ने कई मौके दिए पाकिस्तान को कि भाई इनको नैब किया जाए, इनको हैंडओवर किया जाए। आप ये देखिए, तहव्वुर राना को भारत अमेरिका से ला सकता है, लेकिन हमारा जो हमसाया मुल्क है वहां से कोई एक्सट्रेडिशन नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है। पठानकोट का भी देखिए आप, उनकी एक टीम आई थी, वो भी ऐसे ही मतलब एक ब्रॉड ब्रश मार के चली गई। तो अब भारत को चाहिए कि भाई भारत को खुद एक्शन लेना पड़ेगा, और ये इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत लाजमी है, बहुत अहम है, क्योंकि जो इनके ठिकाने हैं। दूसरा देखिए, भारत के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की रिसोर्सेज हैं, इस तरह की रीच है कि हम इन आतंकवादियों को यहाँ से विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर इनको खत्म कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की सोच चल रही है सरकार की, या जो प्लानिंग चल रही है, उसमें यही किया जाएगा। आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक में भी भारत ने किसी मिलिट्री टारगेट को एड्रेस नहीं किया, किसी सिविलियन टारगेट को एड्रेस नहीं किया। जो इनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जो इनके लॉन्च पैड थे, जो इनके हाइडआउट थे, उनको मतलब डिस्ट्रॉय किया था। मुझे भी लगता है, और ये बदस्तूर चलना चाहिए। आप देखो मुरीद के से लेके बिल्कुल मनशेरा तक आप देखिए, इनके इतने लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां, मतलब एक फैक्ट्री है जो इन दहशतगर्दों को बनाती है। तो भारत को चाहिए कि इनके जो भी एपी सेंटर है वहां उनको अटैक करे, और जितने लोग आते हैं उनको वही हश्र उनका होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो आवाम है अब इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। आप ये देखिए, ये कश्मीरियत की बात करते हैं, किस कश्मीरियत की बात कर रहे हैं जब वहां के लोगों की रोजी रोटी आप छीन रहे हैं? वहां लोग जो मजदूर हैं या जो और वहां के बाशिंदे हैं उन पे आप हमला कर रहे हैं, तो आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही बात सर बार बार भी सामने आती है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आप कई सबूत दे चुके हैं, और सबको ये पता है कि आतंकवादी जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनका गढ़ कहाँ है, कहाँ से वो सब चीज़ें हैंडल करते हैं। कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं, जितने मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिव है, जितने खतरनाक मॉड्यूल यहाँ पर एक्टिव है, कहाँ से उनको संचालित किया जाता है, ये भी सबको पता है। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ बने हुए एसपी वैद सर, जिस तरीके से बार बार इतने सबूत देने के बावजूद भी, इतनी तमाम जानकारी
जानकारियां देने के बावजूद भी हमारा पड़ोसी देश सुधर नहीं रहा है। बार बार ये और कहा जाता है कि अगर आप हमला कर रहे हैं तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन ये नहीं किया जाता है कि जो आपके देश में रहकर जो लोग ऐसे हमलों को अंजाम दे रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के बजाय आप उल्टा इल्जाम दूसरे देशों पर लगाते हैं। आयुषी और अदिति जी, सबूत किसको देना है? जो कर रहा है हाफिज सईद और मौलाना आजहर से ज्यादा गुनाहगार पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मींस उनकी आर्मी और आईएसआई जो कराने वाले हैं। आप क्या सबूत दीजिएगा? ये झूठ पर बना हुआ देश है, और एक कसाब अगर जिंदा नहीं पकड़ा होता, ये आपको मुंबई अटैक जहां इन्होंने 10 पाकिस्तानी शहरी ट्रेन कर कर भेजे थे, ये तो हिंदुत्व बना के टेरर अटैक बना के बेच गए थे उनको। यहाँ जो हिंदूज पहनते हैं लाल धागा, वो पहन कर हिंदू आई कार्ड बना के, ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन से सबूत? किस चोर को सबूत देने? इनको एक ही इलाज है, इनको उड़ा देना चाहिए हरामजादों। नहीं, वैद जी साहब, आप जानते हैं, आप बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, आप भाषा पर संयम भी बनाए रखिए। हम सब में गुस्सा है और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ज़रूर यहाँ पर कार्रवाई करेगी, और जिस तरह की आतंकी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए, वो यहाँ पर कम होगी। यहाँ पर फराज साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। फराज साहब, एक समस्या, जब पाकिस्तान अपनी दिक्कतों की बात करता है तो वो खुद भी ये कहता है कि वो आतंकवाद से त्रस्त है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर, बड़े आतंकियों को मार गिराने के नाम पर पाकिस्तान जो है वो कामयाब होता हुआ तो नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है ना, आपके यहाँ भी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान हैज आल्सो बीन अ विक्टिम ऑफ टेरर फॉर द पास्ट मेनी डेकेड्स। और ये बात शुरू होती है जब अफगान जहाज शुरू हुआ अफगानिस्तान के अंदर, और पूरे दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए छोड़ दिए गए वेस्टर्न अलायंस की तरफ। फिर 2021 में आपने देखा कि कैसे यूएस और उसकी जो नेटो एलायंस थे वो अफगानिस्तान से उनका इनखला हो गया, और पीछे जो दहशतगर्द थे वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दिए गए। तो पाकिस्तान के साथ पिछले दो जो डेकेड्स हैं उसके अंदर यही होता है, अफगान के दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दी गए टू डील विद। अब पाकिस्तान हैज इट्स ओन मेजर्स टू डील विद। अब आपने रिसेंटली देखा कि पिछले ही महीने क्वेटा में, बलूचिस्तान के अंदर एक मैसिव हॉस्टाइल सिचुएशन हुई, जहां दहशतगर्दों ने ही पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान के जो फौजी एहलकार थे उनकी ट्रेन के ऊपर एक हमला किया, उनको निशाना। नहीं, ये सारी वारदातें तो हमें पता है। आप लोग ये कहते हैं कि आप लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं, ये भी हमें पता है। कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर आतंकवादियों को? बड़े बड़े नाम आपके यहाँ छिपे बैठे हैं, उन्हें मारा क्यों नहीं जाता? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी कह चुके हैं। ओसामा बिन लादेन को आप ही के यहाँ पर मारा गया था ना। ऐसे कई आतंकी अभी भी वहां पनाह लिए बैठे हैं। देखिए, जिस तरह इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम में हुआ है, इस तरह के बहुत सारे इंटेलिजेंस फेलियर पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं। वो अगर उसामा बिन लादेन की बात करते हैं तो अगर यूएस के अंदर जो ट्विन टावर्स के अंदर अटैक हो गया था 9/11 के अंदर, तो वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था। और उसामा बिन लादेन अगर छुपा हुआ था तो वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था। पहलगाम के अंदर भी इंटेलिजेंस फेलियर था, वहां भी जिन चीजों को यहाँ पर आप इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं ना फराज सईद साहब, ये भी आपको बता दूं कि संवेदनशील देश है भारत यहाँ पर, और ये अपने लोगों पर भरोसा करता है, जिन अपने लोगों को कई बार आपके जैसे देश जो है वो गुमराह करते हैं और इस तरह की राह पर लेकर आते हैं। ठीक है, प्रभुदयाल साहब, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। यही बात जो हम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बात विनोद दत्त साहब कह रहे थे कि अब यहाँ पर बातचीत या इस तरह के बैन जो है, शायद वो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी किसी भी इस तरह के गुनाह को, अपनी गलतियों को कबूल तो करेगा नहीं। तो जब हाफिज सईद जैसे लोगों को मारना है तो फिर तो एक बड़ा एक्शन एक बार में कर दिया जाना चाहिए। देखिए, भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हमने कई बार बातचीत की, उनको डॉसियर्स दे, लिस्ट दिए, लेकिन वहां की आर्मी खुद ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम बात करते हैं लश्कर ए तैयबा की, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब बड़ी छोटी संस्थाएं हैं। असली बड़ी टेररिस्ट फोर्स पाकिस्तान आर्मी है और उसकी इंटेलिजेंस विंग आईएसआई। उसका खात्मा जब तक नहीं होगा, हमारे विरुद्ध टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहेंगी। और जैसा मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए बहुत सी एक्टिविटीज भारत के खिलाफ होती हैं।
पाकिस्तान हाई कमीशन एक डेन ऑफ स्पाइस है, जासूसों का अड्डा, और वही जो है स्लीपर सेल्स और ऑल काइंड ऑफ रॉन्ग एलिमेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो जैसा मैंने कहा, एक पहला बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप होना चाहिए कि हम इसको बंद करें। अब ये डॉसियर देना और पाकिस्तान से उम्मीद करना कि वो कुछ हमारी सहायता करेंगे, ये बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि वो नहीं करेंगे। उनकी तो पॉलिसी है कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म करें। अब फराज साहब ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, उसामा बिन लादेन था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता नहीं था, सब झूठ है। उनको सब पता था, वो पाल के रखते हैं। हिलरी क्लिंटन एक बार जब पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आप सांप अपने यहाँ पालेंगे तो एक दिन वो आपको भी काटेंगे। तो अगर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है तो उसकी पॉलिसीज का नतीजा है। अब उन्होंने टेररिस्ट पाले हैं, टेररिज्म उनको भी अब काट रहा है। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो पॉलिसी है वो आईएसआई की पॉलिसी है। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नए नए ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं। उनके पीछे जो शक्ति खड़ी रहती है, जो उनको फाइनेंस करती है, आर्म करती है, ट्रेन करती है, वो पाकिस्तान आर्मी है और उसकी इंटेलिजेंस विंग आईएसआई। हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको डिप्लोमेटिक ऑप्शंस के बारे में बताया था, जरूर सरकार के सामने कुछ मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं। बिल्कुल। लिमिटेड स्ट्राइक्स इन ठिकानों पर जहां पर ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग होती है, सरकार को इवैल्यूएट करना है कि क्या करेगी इस संदर्भ में। क्या फुल स्केल वॉर भी हो सकती है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, किस हद तक लड़ाई जा सकती है, हम कितना तैयार हैं, पाकिस्तान कितना तैयार है। बिल्कुल। और प्रभुदया साहब, यहीं पर वो बात सामने आती है जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही है अलग अलग युद्धों को लेकर, कि युद्ध जो है वो किसी भी बात का, किसी भी परेशानी का इलाज नहीं है। और इसीलिए इतनी बड़ी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आम लोगों की जान की बात आती है तो वहां पर भारत बहुत संवेदनशीलता बरतता है। एसपी वैद्य साहब, यहाँ पर एक अगली बात पर अगर हम आए, जो हम ये बात कर रहे थे, जो मॉड्यूल जिस तरह से एक्टिव हैं, आपने जम्मू का भी जिक्र किया कि वहां पर भी इस तरह के मॉड्यूल एक्टिव हैं जो घाटी में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, हर जगह पर हैं। तो लोकल स्तर पर सुरक्षा बलों को, पुलिस को किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब इस तरह के मॉड्यूल्स एक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार वो वारदातों को अंजाम देकर बचकर निकल जाते हैं? देखिए, लोकल मॉड्यूल्स हैं जो इनको मदद करते हैं। आफ्टर ऑल, अगर आप परसों की घटना ले लें जी, किसी ने इसका रैकी करवाया उस ग्रुप को कि ये स्पॉट है, यहाँ अटैक हो सकता है, यहाँ कुछ सुरक्षा कर्मी इस वक्त नहीं होते हैं, और इसी तरह उनको वहाँ लाने में, उनको खाना खिलाने में, उनको जैसे आप एक दिखा रहे थे हाइड आउट, ये लकड़ी के बड़े बड़े जो देवदार के वो हैं, ये इसलिए रखते हैं कि अगर वो सडनली फोर्सेस को पता चल जाए और वो अगर हमला कर दें हाइड आउट पे, तो उस पे गोलियां एक्चुअली रोकने में वो लकड़ी के जो लॉग्स हैं वो मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती। पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ ऑपरेट तभी कर पाएंगे जब उनको हमारे बीच में से कुछ लोग हैं जो मदद करते हैं। और ये मैं सिर्फ कश्मीर का नहीं, मैं बहुत सारी जगहों में देख रहा हूँ जो इस तरह के मॉड्यूल्स पाए जाते हैं, और आए दिन आप खबरों में पढ़ते हैं, उनको पुलिस अनरेवल करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो इस तरह जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें दिक्कतें ये आती हैं कि आपको सबूत चाहिए कोर्टों में उनको कन्विक्ट करने के लिए, और इन चीज़ों में सबूत मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ जहाँ मिलता है उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है। और ये जो एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है, लेकिन ये प्राइमरीली लोकल पुलिस का काम है। इसमें आर्मी को आप जिम्मेवार नहीं रख सकते या सीएपीएफ को जिम्मेवार नहीं। लोकल पुलिस का लोकल ग्राउंड कनेक्ट होता है, उनका नेटवर्क होता है, तो उनका लोगों के साथ राब्ता होता है, और आप इस वार को तभी जीत सकते हो जब लोग आपके साथ हों। अब आपने देखा काफ़ी इम्प्रूवमेंट सिचुएशन में 317 हटने के बाद हुआ था, वो तभी मुमकिन हुआ जब लोकल लोग आपके साथ होते हैं। आपने देखा किस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन कश्मीर में परसों से वहाँ
हड़ताल हुई, किस तरह से लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, और अल्टीमेटली हमने इन लोगों को खोया, लेकिन इसके बिल्कुल। साथ साथ असल मार पड़ेगी कश्मीर के लोगों को। मैं बार बार कहता हूँ, ये जो कराने वाले आका हैं पाकिस्तान के, ये कश्मीरियों के हमदर्द नहीं है, इन्होंने ही उनका रोजी रोटी खत्म करवा दिया। अब वो और आसानी ऐसे कई बयान आयुषी हमने अपने चैनल पर भी दिखाए कश्मीरियों के, जो बहुत दुखी हैं। उनका कहना है कि इससे बेहतर होता कि वो हमें मार देते, क्योंकि इस तरह से हमारे मेहमानों को मारकर उन्होंने हमारी रोजी रोटी जो है उस पर भी हमला बोला है। आयुषी, बिल्कुल, और उसका असर भी ये देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। विनोद दत्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। और आपने सुनी पूरी बातचीत को, और पाकिस्तान का रवैया भी आपने देखा, क्यों ऐसे हमलों के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरीके का एक्शन अब भारत को दिखाना चाहिए, क्योंकि भारत को ही अब आगे बढ़ के ऐसा कदम उठाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में और ऐसे हमले हमें ना देखने को मिले। देखिए, मेरे हिसाब से आई बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, सबसे पहले हमें, जैसे प्रभु दयाल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से कहा था, कि हमें या तो कोई लिमिटेड ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़ेगा, जिससे ये जो इनके लॉन्च पैड्स वगैरह हैं, इन सबको सैनिटाइज किया जाए, या मुझे कोई तवक्को नहीं लगती को कोई फुल स्केल वॉर होने की कोई उम्मीद है। लेकिन हाँ, लिमिटेड ऑफेंसिव किया जा सकता है, फायर असॉल्ट्स लाए जा सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, जहां जहां इनके मरकज हैं, जहां जहां इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां उनको स्ट्राइक करना चाहिए। और मेरी सरकार से यही दरख्वास्त होगी। देखिए, हर चीज का एक इफेक्ट होता है, एक इम्पैक्ट होता है। जिस तरह से जैसे ही टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, इमीडिएटली, हमें मालूम है जब हम वहाँ चिनार कोर में थे तो तकरीबन हर रोज ब्रीफिंग हुआ करती थी कि साहब इतने लोग वहां बैठे हुए हैं, इतने लोग क्रॉस करने वाले हैं, इतने लोग 2 मील में बैठे हैं, इतने चिकोटी में बैठे हैं, इतने बाग में बैठे हैं। तो उन सबको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। टारगेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो सरकार को ये छूट देनी चाहिए कि साहब जैसे ही इसका वो होता है इमीडिएटली, बिकॉज उसके बाद तो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जैसे वैद साहब ने कहा कि अब ये काफी दिनों तक ये जो आतंकवादी जिन्होंने ये दिया है, ये दिखाई नहीं देंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। दे विल प्रिपेयर फॉर अनदर ऑपरेशन, या ऐसी वारदात के लिए तैयार करेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है, आपने देखिए इजराइल मॉड्यूल देखिए क्या किया उन्होंने। जैसे ही सर उठाते हैं, ये आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है हाल फिलहाल में, क्योंकि एक विचारधारा है, और विचारधारा को इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, इसको कंटेन किया जा सकता है। बहुत बड़ी तो बात यहाँ पर सरकार को आप कह रहे हैं विनोद दत्त साहब कि ये एक विचारधारा है जिसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना आसान नहीं होगा। इसीलिए जब जब ये सर उठाएं, इनका सर दबा देना ही, कुचल देना ही एक बेहतर इलाज है, और उसका इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।